औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, टॉप लीडिंग उर्दू से मैं हूँ आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर पैरालाइज पेशेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती जा रही है। दिन ब दिन पैरालाइज यानी कि फालिज के मरीज़ों में इजाफ़ा होता जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ाहिद इमरान मलिक। हम इनसे ये पूछेंगे कि ये जो पैरालाइज पेशेंट्स होते हैं, इनके पैरालाइज होने की वजह क्या होती है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसके असबाब क्या हैं, उसकी वजूहात क्या है, या फिर अगर किसी को फालिज हो गया है तो उसका क्या इलाज है, उसको क्या एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए, या फिर ऐसी कौन सी एक्सरसाइज हैं कि उन एक्सरसाइज पर अमल करते हुए वो अपनी सेहत को दिन ब दिन अच्छा कर सकता है। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको बताता चलूँ कि इनके यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे मरीज़ होते हैं, फालिज ज़्यादा मरीज़, कि जो फालिज का ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं, कुछ ही दिनों में वो चलना शुरू हो जाते हैं, उनके अज़ा काम करना शुरू हो जाते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है आपके लिए, या फिर आपके रिश्तेदार, आपकी बरादरी में, आपके दोस्तों में ऐसे लोग कि जो फालिज के मर्ज़ में मुब्तला हैं। सो हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ पे गेस्ट करने का। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो पैरालिसिस मतलब फालिज ज़्यादा लोगों को बहुत देर कर देते हैं हॉस्पिटल तक पहुँचने के लिए। उसकी वजह ये होती है कि वो पहचान ही नहीं पाते कि इस बंदे को या इस पेशेंट को पैरालिसिस की अलामात आ रही हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं बताऊंगा कि पैरालिसिस होता क्या है। पैरालिसिस इज़ व्हेन समवन कैन नॉट मूव देयर बॉडी, मतलब आपका जो जिस्म है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आपके ब्रेन के मुताबिक हरकत ना कर सकें, तो इसको हम पैरालिसिस या फालिज कहते हैं। तो इसकी अलामात जो हैं वो ये है कि मेडिकल लैंग्वेज में बी फास्ट का नाम दिया जाता है। बी मतलब BFAST फास्ट। तो बी फास्ट को मैं डिटेल में अगर बताऊं आपको, तो बी मीन बैलेंस आउट, मतलब बॉडी का जो आपका जिस्म का जो बैलेंस है वो आउट हो जाता है। फिर बी का आगे ई आता है। ई मीन आइज विजन ब्लंट, मतलब आपको जो धुंधला सा नज़र आएगा या फिर आपकी आंखें जो है वो बिनाई जा सकती है। फिर फास्ट पे आते हैं तो एफ फार जो है वो फेस पे, मतलब आपका जो फेस है वो टेढ़ा सा होना शुरू हो जाता है, जिसको लकवा भी कहते हैं। फिर एफ से आगे फास्ट का ए आता है। ए मीन आर्म्स, आपके जो हाथ हैं वो काम करना छोड़ देंगे आपके ब्रेन के मुताबिक। आप सीधा करना चाहोगे तो वो मूव नहीं कर सकेंगे, तो वो पैरालाइज हो जाएंगे। तो फिर एस फास्ट का एस आता है। एस मीन स्पीच, आपकी जो आवाज़ है वो गायब हो जाएगी, आवाज़ आप बोलना चाहेंगे तो आप बोल नहीं सकेंगे। फिर लास्ट पे आता है फास्ट का टी फॉर टाइम, आपने टाइम नोट करना है जब आपको पैरालाइज होना शुरू हुआ, और फिर आपकी जब ट्रीटमेंट शुरू हुई उस वक्त तक आपने टाइम नोट करना है कि आपने जल्द अज जल्द हॉस्पिटल पहुंचना है। उसकी वजह यह है कि टाइम का यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है कि जब आपको पैरालिसिस की अलामात आना शुरू होती हैं तो उसमें ये टाइम का होना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि हमारे ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब नर्व सेल होते हैं। तो वो जो है एक सेकंड के अंदर 2000 मतलब 2000 न्यूरॉन्स सेल्स जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें टाइम का बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही आप पर ये अलामात जो मैंने बी फास्ट की अलामात बताई हैं ये आना शुरू हो जाएं तो फ़ौरन आप हॉस्पिटल में पहुँचें, क्योंकि जैसे ही आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो अगर देर हो जाए तो वो पैरालिसिस जो है वो बढ़ जाता है, आपकी पूरी बॉडी मफलूज भी हो सकती है। ज़बरदस्त, बड़ी माशाल्लाह डिटेल से आपने इन्फॉर्मेशन दी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये हमारे पाकिस्तान ही में ज़्यादा क्यों है, उसकी वजह क्या है, मेन वजह? अच्छा, इसमें काजेज़ जो है वो पैरालिसिस की वजूहात जो है वो सबसे पहले है ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक का मतलब ये है कि आपके ब्रेन के अंदर दो पार्ट्स हैं। अब उन पार्ट्स को डिवाइड करते हैं हम लेफ़्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। मतलब ब्रेन के अंदर हेमिस्फीयर होता है तो वो लेफ़्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, और फिर आपके
दो आर्टरीज जो है, दो शरियानें गर्दन के आगे से गुजर रही होती हैं जिनको हम कैरोटिड आर्टरीज कहते हैं, और दो जो आर्टरीज हैं, दो खून की नालियां, वो हमारे गर्दन के पीछे से गुजर रही होती हैं जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं, उनको हम वर्टिब्रल आर्टरीज कहते हैं। ये चार जो शरियानें हैं, इनके अंदर अगर तो कोई ब्लड क्लॉट आ जाता है तो दैट मीन्स आपके ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई या ब्लड सप्लाई स्टॉप हो गई है। जब आपके ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो गई है तो फिर आपके जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल जो हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो दैट मीन आपका जो ब्रेन है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है या ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ब्रेन के जो लेफ़्ट हेमिस्फेयर है, अगर उस तक आपके ब्लड सप्लाई जो है वो स्टॉप हो जाए, तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही, तो लेफ़्ट हेमिस्फेयर जो है वो डैमेज होना शुरू होता है। तो लेफ़्ट हेमिस्फेयर जो है ब्रेन में, वो आपके राइट पार्ट ऑफ द बॉडी, आपके जिस्म का जो दायां हिस्सा है वो मफलूज होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही अगर राइट हेमिस्फेयर जो पार्ट है उसको ऑक्सीजन या ब्लड सप्लाई बंद होना शुरू हो जाए, तो फिर आपका लेफ़्ट साइड जो बॉडी है, बॉडी का लेफ़्ट साइड जो है, बायां हिस्सा, वो मफलूज होना शुरू हो जाएगा। तो ये होता क्यों है? जो स्ट्रोक है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इस्कीमिक स्ट्रोक, इस्कीमिक स्ट्रोक में जो है वो ये होता है कि आपके जो ब्लड में कोलेस्ट्रोल लेवल ज़्यादा है। अब तीन चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इसमें। एक तो अनकंट्रोल्ड कोलेस्ट्रोल लेवल, और फिर दूसरा जो है अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। ये तीन चीज़ें जो है वो अनकंट्रोल हो जाएं, तो मतलब ये कंट्रोल ना हो सके, तो दैट मीन आपके ये जो चार आर्टरीज हैं इनमें किसी भी टाइम क्लॉट, मतलब खून का लोथड़ा जम सकता है, और फिर आपके जिस्म के अंदर जो ब्लड सप्लाई है उनमें खून के लोथड़े जो हैं वो ब्रेन तक, जब उन नालियों तक जाएंगे तो वो ब्लड सप्लाई स्टॉप कर देते हैं ब्रेन तक। जैसे ही ब्लड सप्लाई ब्रेन होती है तो आपका जो दिमाग है, आपका जो हेमिस्फेयर है, वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, फिर पैरालिसिस होना शुरू हो जाता है। अब दूसरी जो ब्रेन स्ट्रोक की वजह है वो है हेमरेज स्ट्रोक। हेमरेज स्ट्रोक जो है वो, उसको हम इसलिए ज़रूरी कहते हैं कि उसमें जो है वो जो हमारे जो खून की नालियां हैं वो दिमाग के अंदर बस्ट कर जाती हैं, फट जाती हैं। तो फट जाने से, खून की नालियां फट जाने की वजह से फिर क्या होता है कि आपके ब्रेन में खून जम जाता है, तो फिर आपका जो ब्रेन का हेमिस्फेयर है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, तबाह होना शुरू हो जाता है, तो फिर आपको पैरालिसिस हो जाता है। अब दूसरी जो वजह है पैरालिसिस की, वो है ब्रेन ट्रॉमा। ब्रेन ट्रॉमा मीन स्पाइनल इंजरी। अगर आपको एक्सीडेंट में चोट लग गई, आपके कमर की रीढ़ की हड्डी पे चोट लग गई है या ब्रेन पे चोट लग गई है, तो इससे जो है वो आपका ब्रेन जो है वो काम करना छोड़ देगा। तीसरी वजह है कि ब्रेन ट्यूमर। आपके ब्रेन में कोई ट्यूमर बन गया है किसी वजह से, आप स्ट्रेस का शिकार हैं, तो आपको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। इसकी वजह से भी आपको पैरालिसिस हो सकता है। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो पैरालाइज पेशेंट्स होते हैं उनको अगर शुगर नहीं है तो ऐसी कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं कि जो उनके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, उनकी बॉडी के लिए? अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि इसका इलाज या इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले जो है वो, आप जैसे ही मैंने बी फास्ट का नाम लिया था शुरू में कि आपको अलामात पैरालिसिस की आना शुरू हो जाए, तो फ़ौरन आप हॉस्पिटल में पहुँचें, क्योंकि जो पहली वजह मैंने बताई थी कि ब्लड सप्लाई में अगर लोथड़ा खून का आ जाता है तो भी आपको पैरालिसिस हो जाता है। अगर विद इन 4 आवर्स आप हॉस्पिटल में इमरजेंसी में पहुँच जाते हैं, तो वो विद सर्जरी से जो वो ब्रेन स्ट्रोक का जो शिकार होने वाला वो लोथड़ा है या ब्लड क्लॉट है, वो सर्जरी के ज़रिए रिमूव हो सकता है। फिर ये है कि हम पैरालिसिस का इलाज कैसे करते हैं। अब पैरालिसिस का इलाज जो है, आपके जो ब्रेन के सेल्स हैं वो तो डैमेज हो गए, अब उसको रिकवर करने के लिए हम मेडिसिन देते हैं। तो मेडिसिन जो है वो आपके जो ब्रेन के सेल्स हैं उसको रिकवर करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है।
तो देन फिर जो है वो आप देखते हैं कि फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है पेशेंट की, जो बॉडी पार्ट्स जो है उसके डैमेज हुए हैं उसकी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज होगी, तो देन जो है वो उसको रिकवर होना शुरू हो जाएगा। अब हम ग़िज़ा की तरफ आते हैं, तो ग़िज़ा जो है हमें वो इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे ब्लड प्रेशर हाई ना हो, जिससे आपकी डायबिटीज़ जो है वो ज़्यादा ना हो जाए, अनकंट्रोल ना हो जाए। तो और दूसरी बात ये है कि आप पैरालिसिस के पेशेंट को एक अटेंडेंट चाहिए, उसको ऐसा अटेंडेंट जो उसको खुश रखे, जो उसको उम्मीदों से वाबस्ता रखे कि आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। जब पेशेंट पैरालिसिस का मायूस हो जाता है कि मैं सारी ज़िंदगी ऐसा ही रहूँगा, तो देन जो है वो एट्रोफी का शिकार हो जाता है। जो पार्ट्स ऑफ बॉडी उसका एट्रोफी में गया है, मतलब सूख रहा है, तो वो मज़ीद सूखता जाएगा, मज़ीद वो सुन्न होता जाएगा, उसमें जो जिस्म में जान जो है उस पार्ट्स में जान ख़त्म होती जाएगी। अगर आप पेशेंट को खुश रखते हैं, अगर आप उसको किसी ना किसी एक्टिविटी में मसरूफ़ रखते हैं और फिर उसकी एक्सरसाइज करवाते हैं और फिर उसकी जो ट्रीटमेंट है या जो उसकी मेडिसिन है वो प्रॉपर तरीके से जो अटेंडेंट है उसका उसको दे रहा है और उसकी थेरेपी जो है या एक्सरसाइज जो है वो टाइम टू टाइम हो रही है, देन पेशेंट जो है वो इंशाल्लाह जल्दी रिकवर हो सकता है। ज़बरदस्त। अच्छा, लास्ट में आप मुझे ये बताइएगा कि जो पैरालाइज पेशेंट्स होते हैं उनकी आप किसी भी किस्म की थेरेपीज़ वगैरह भी करते हैं? जी बिल्कुल, हम ट्रीटमेंट मेडिसिन से भी करते हैं और फिर उसकी थेरेपी जो है क्वांटम पैरालिसिस, हमारे पास मशीन्स है, उससे उसके ज़रिए जो है हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी एक्सरसाइज करवाते हैं, उसको वो जो क्वांटम पैरालिसिस मशीन है हम वो उसको एडजस्ट करते हैं, फिर उसको थेरेपी उससे होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं कि वो रिकवर होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो हमारे पास आए हैं, उसको हमने क्वांटम थेरेपी जो है वो एडजस्ट की है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आप बिल्कुल ठीक हैं। उसकी चंद एग्जांपल्स भी आप वीडियो में देख लेंगे, इंशाल्लाह आप देखेंगे उन्हीं के ज़बानी कि वो क्या कह रहे हैं और वो जल्द ही क्वांटम थेरेपी से वो सही हो रहे हैं। ज़बरदस्त। नाज़रीन गिरामी, ये आपने फालिज के हवाले से मुकम्मल गुफ्तगू सुनी। ये थे डॉक्टर ज़ाहिद इमरान मलिक के जो अपनी कीमती बातें आप तक पहुँचा रहे थे। नाज़रीन गिरामी, इन्होंने मुकम्मल डिटेल दी। इन्होंने ये भी बताया कि आपको कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए और क्या क्या अमल करने से आपका पेशेंट बेहतर हो सकता है, या फिर आप ऐसा क्या प्रोटेक्शनली करें कि आप फालिज के मर्ज़ में मुब्तला नहीं हो पाएंगे। नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से अगर आपको कोई भी बात पूछनी हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम देंगे आपके कमेंट का इंतज़ार। कराची स्टूडियो से अपने होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। है तो फालिज की वजह से जो है ये हाथ पाँव और ये मेरा मुंह वो अकड़ रहा था, मेरी ज़ुबान बंद हो रही थी, मेरा हाथ भी वो अकड़ रहा था। तो मेरा घर जो है ये यहाँ पर धनी बख्श रोड गुलिशन मेमार सुपर हाईवे कराची जो है, इसके साथ आगे आए आसनाबाद की तरफ, तो काटन सोसाइटी के पीछे धनी बख्श रोड है, वहाँ पर मेरा घर है। तो मेरे घर वालों ने जब मुझे बोला कि डॉक्टर के पास लेके चले, तो फिर हम यहाँ पर धनी बख्श रोड पहलवान चौक के अंदर डॉक्टर ज़ाहिद इमरान साहब का क्लिनिक है, हम वहाँ पर पहुँचे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फ़ौरन देखते हुए ट्रीटमेंट शुरू किया और उन्होंने फालिज की जो भी उनके पास जो है ना, फिर अल्लाह ताला ने जो है ना ये सबब पैदा कर दिया और ये अल्लाह ताला ही सबब बनाता है। ये मशीन है और ये डॉक्टर साहब हैं और मैं भी अगर भी ये यहाँ जल्दी ना आता तो हो सकता मैं फिर कई अरसा फालिज के अंदर मुब्तला रहता, फालिज में लपने में ये हाथ यूँ हो जाता था, ज़ुबान ये यूँ हो जाती, इधर तक आ जाएगी जब वापस आती नहीं थी। लेकिन 10 से 15 मिनट इन्होंने फैमिली थेरेपी की है, अभी मेरे को ऐसा लगता है मेरे जिस्म में कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस ये अभी कोर्स पूरा कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। या चौथा तो वसाइल दस्तियाब थी, मशीन थी जो बिजली वाली करंट वाली, उसके साथ मुझे वो फालिज की जो है ना ट्रीटमेंट शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15 मिनट के अंदर मेरा वो हफ्तों का जो है वो सिलसिला जो है हाथ